हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ेंगे। आज हम 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ने वाले हैं और इनको पढ़ने के बाद में इस पार्टिकुलर टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। तो जो 4 फीचर्स आज हम पढ़ेंगे वो है रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, एडेप्टेशंस एंड डेथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम जिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करने जा रहे हैं वो है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस का मतलब होता है अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढाल लेना। टू एडेप्ट, एडेप्ट मीन्स एडजस्ट कर लेना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में वो ये आता है कि ये कैपेसिटी जो है अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेने की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती कहाँ से है। इसके पीछे जो रीजन है वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस एंड म्यूटेशंस। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशंस को आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ जान लेते हैं। अब जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो सेल होती है। और सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर न्यूक्लियस एज सच प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन उनके सेंटर में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर ब्रेकेज और रीजॉइनिंग होते हैं। हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल है और इसके अंदर यहाँ से कोई सेगमेंट ब्रेक हो जाता है और इस तरह से ये सेगमेंट ब्रेक होकर के यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये इसी डीएनए में कहीं और जा करके एसोसिएट हो जाता है, रीजॉइन कर जाता है। इस तरह से जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी जो सेल्स होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं यानी उनकी कॉपीज बनती है, तो एक नेचुरल सी ये फिनोमेना होते हैं जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है वो उसकी ब्रेकिंग और रीजॉइनिंग होती रहती है। यानी एक जगह से डीएनए ब्रेक होता है और वही डीएनए का सेगमेंट कहीं जाकर के एसोसिएट हो जाता है या रीजॉइन हो जाता है। इस प्रोसेस को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस डेवलप होते हैं, यानी कि जो उसके एंसेस्टर्स हैं या जो और उसकी स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कुछ ना कुछ डिफरेंट फीचर उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो ये जेनेटिक वेरिएशंस या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है यही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इंडिविजुअल में एडेप्टेशंस लाने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं या जो पूरी तरह से एनवायरनमेंट के अनुकूल होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। जो एनवायरनमेंट या वातावरण के हिसाब से अनुकूल नहीं होते हैं, अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वो अर्थ से खत्म हो जाते हैं, जो सर्वाइव कर पाते हैं वो बच जाते हैं और उनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती रहती है। तो एडेप्टेशन का सबसे पहला रीजन हो गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया म्यूटेशन। म्यूटेशन भी डीएनए की जो सीक्वेंसेस होते हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। इसके पीछे भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म आप जानते होंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। इसके अंदर बेस प्रेजेंट होते हैं, 4 बेस प्रेजेंट होते हैं मेनली, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। और इन बेसिस के आपस में पेयरिंग से डीएनए की स्ट्रक्चर बनी रहती है। ये जो बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के अंदर उनमें चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि वे रिप्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह से डिलीट हो जाते हैं। बहुत सारी फिनोमेना इसमें होती हैं जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और एनवायरनमेंट की वजह से म्यूटेशन किसी इंडिविजुअल में आते हैं। अब क्योंकि आप ये जानते हैं डीएनए ही डिटरमाइन करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, तो डीएनए की वजह से जब डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन होता है तो कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर चेंज हो जाता है। और वो चेंज्ड जो फीचर होता है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सुटेबल भी हो सकता है और एनवायरनमेंट के हिसाब से अनसुटेबल भी हो सकता है। अगर वो फीचर एनवायरनमेंट के हिसाब से सुटेबल है तो वो इंडिविजुअल बच जाता है, अगर अनसुटेबल होता है तो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है।
तो इस तरह से डीएनए के अंदर रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। तो एडेप्टेशंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, अनेबल टू अडेप्ट आर बाउंड टू डिमिनिश, यानी वो खत्म हो जाते हैं, उनकी जो स्पेसीज होती है अर्थ से पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसका बहुत ही जीता जागता उदाहरण जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी आपने सुना होगा, टीवी मीडिया सब जगह आपने उसको देखा होगा, मूवीज भी उसके ऊपर बनी है, वो है डायनासोर। डायनासोर की ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। डायनासोर अर्थ पर 240 मिलियन ईयर्स पहले आए थे या इवोल्व हुए थे। 240 मिलियन ईयर्स यानी कि लगभग 24 करोड़ साल पहले जब अर्थ थी उस समय अर्थ पर डायनासोर थे, और लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले यानी 6.6 करोड़ ईयर्स एगो डायनासोर जो है अर्थ से डिमिनिश हो गए थे। तो डायनासोर्स के अर्थ से जाने का कारण क्या था? क्योंकि वो अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाए। सबसे पहला रीजन बना था कि अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था, और वो एस्टेरॉयड बहुत ही लार्ज साइज का था। उसने अर्थ के अंदर बहुत ही जबरदस्त एक्सटिंक्शन फेज स्टार्ट किया। एक्सटिंक्शन फेज का से यहाँ पर मतलब यह है कि जैसे ही वो एस्टेरॉयड अर्थ पर टकराया, बहुत ही बड़े वो साइज का था, 15 से 20 किलोमीटर लंबा वो था। उसने अर्थ के अंदर 30 किलोमीटर के अराउंड गहरा गड्ढा किया। इससे कारण यह हुआ अर्थ के ऊपर हीट वेव्स और शॉक वेव्स स्टार्ट हुई, और पूरी अर्थ पर बहुत सारे वोल्केनिक एरप्शंस भी होने लगे। जितनी भी लिविंग स्पीसीज टेरेस्ट्रियल थी वो उससे इफेक्टेड हुई, और बहुत सारी स्पीसीज उसमें खत्म हो गई। तो जो डायनासोर्स थे वो मेनली 3 टाइप के डायनासोर्स थे, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और एवियन। कार्निवोरस यानी कि वो मांसाहारी थे, हर्बीवोरस यानी वो हर्ब्स खाते थे, एवियन मीन्स वो बर्ड्स की तरह के थे। तो जो एवियन डायनासोर्स थे वो बचे क्योंकि वो उड़ गए, फ्लाई वो कर सकते थे, तो वो मूव कर गए अपनी जगह, उन्होंने लोकेशन उन्होंने चेंज कर दी। इस तरह से सिर्फ वो स्पेसीज तो बच गई, और बचे हुए जो डायनासोर थे टेरेस्ट्रियल और हर्बीवर्स वो उनकी डेथ हो गई, वो पूरी तरह से अर्थ से खत्म हो गए। जो एवियन डायनासोर्स थे उन्हीं को आज आप बर्ड्स की फॉर्म में देखते हैं। वो बर्ड्स जो हैं इवोल्व हो गए हैं एवियन डायनासोर्स से। तो जो डायनासोर्स का एग्जाम्पल है बहुत ही एक स्पष्ट एग्जाम्पल है एडेप्टेशंस का। जैसे ही अर्थ से एस्टेरॉयड टकराया, डायनासोर्स अर्थ की जो पहली प्रेजेंट कंडीशंस थी उनमें तो आराम से रह रहे थे, लेकिन अर्थ से जैसे ही एस्टेरॉयड टकराता है अर्थ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हीट वेव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, शॉक वेव्स स्टार्ट हो जाती हैं, वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं। पूरे अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो धूल से, हीट से और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से भर गया, तो उसमें उनको रह पाना कठिन था। वो उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, और परिणाम यह हुआ कि वो अर्थ से पूरी तरह से खत्म हो गए। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो अडेप्ट कर सकते हैं। हो सकता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट ना कर पाएं, जिस तरह से डायनासोर की बहुत सारी स्पीसीज अडेप्ट नहीं कर सकी, लेकिन उनमें से कुछ अडेप्ट कर जाती हैं और बच जाती हैं। अडेप्टेशंस को पढ़ने के लिए हम इनको 2 तरह से स्टडी करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस एंड लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस। तो अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस का मतलब है कि वो एडेप्टेशंस जो थोड़े से टाइम के लिए लेते हैं। शॉर्ट मीन्स होता है कम, टर्म मीन्स अवधि, यानी कि कुछ एडेप्टेशंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसी आते हैं जो बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए प्रेजेंट रहती हैं और उसके बाद में वो खत्म हो जाती हैं। ये टेम्परेरी होते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। तो ऐसी एडेप्टेशंस को हम शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस कहते हैं। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जो हमारी स्किन होती है, जब हम धूप में ज़्यादा जाते हैं तो हमारी स्किन का रंग डार्क या सांवला होना स्टार्ट हो जाता है अगर हम सनलाइट में ज़्यादा देर तक रहते हैं। उसके बाद में जैसे हम सनलाइट से वापस आते हैं तो हमारी स्किन का जो कलर है वो नेचुरल फॉर्म में आ जाता है। आपने देखा होगा, आप टी शर्ट्स पहनते हैं गर्मियों में, तो जितना हिस्सा टी शर्ट के अंदर रहता है उसके कलर में, और जो हिस्सा सनलाइट में बाहर रहता है, नहीं जो आपके स्लीव्स होते हैं, जो हाथों का कलर होता है, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो इस वजह से होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो टैन हो जाती है सनलाइट के पड़ने की वजह से। अब ये शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है। जैसे ही धूप या गर्मियां कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, आप ज़्यादा कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स आप पहनना बंद कर देते हैं। ऐसे ही आपकी जो बॉडी का कलर होता है, आपके जो हैंड्स यानी हाथों का रंग होता है, वो पूरा समान एक जैसा हो जाता है। तो इस तरह की जो एडेप्टेशंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं, जो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, उनको हम शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस कहते हैं।
शॉर्ट टर्म एडेप्टेशंस का एग्जांपल आप एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स से भी ले सकते हैं। एम्फीबियंस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं स्नेक्स। तो आपने देखा होगा कि फ्रॉग और स्नेक्स ये बहुत ज़्यादा तेज सर्दी में नहीं दिखाई देते हैं, छिप जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़े से टाइम के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और कहीं जाकर छिप जाते हैं। किसी गड्ढे में छिप जाएंगे, किसी अंधेरी जगह में छिप जाएंगे, ऐसी जगह छिप जाएंगे जहाँ इनको सर्दी ना लगे। और जैसे ही थोड़ा सा गर्माहट एनवायरनमेंट में आती है, मौसम चेंज होना शुरू होता है, तो फिर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन से इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर थोड़े टाइम के लिए रहती है और उसके बाद में फिर नॉर्मली वो लौट आते हैं। ये एडेप्टेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती हैं, इसलिए इनको टेम्परेरी कहते हैं और ये थोड़े टाइम बाद ही डिसअपियर हो जाती है। अब हमारी स्किन का जो कलर चेंज हो जाता है, इसके लिए जो जिम्मेदार है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो हमारी स्किन टैन हो जाती है यानी कि डार्क हो जाती है सनलाइट में आने से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक पिगमेंट होता है, हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं मेलेनिन पिगमेंट। सभी इंडिविजुअल्स के अंदर वो होता है। जिसका रंग थोड़ा सांवला होता है उसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसका रंग थोड़ा सा साफ होता है उसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट की अमाउंट कम होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है और ये हमें तेज सनलाइट से और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। जैसे ही हम तेज धूप में जाते हैं, ये मेलेनिन पिगमेंट एक्टिवेट हो जाता है। और आपने ये नेचुरली देखा भी होगा, जो ह्यूमन बींग्स की जो रेसेस ज़्यादा सनलाइट वाले एरियाज में रहते हैं, यानी कि जहाँ पर गर्मी पड़ती है, ऐसे देशों में रहते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, इंडिया सब कॉन्टिनेंट हो गया, वहाँ पर जो स्किन का कलर नेचुरली डार्क आपको मिलता है। कारण क्या है, उनको ज़्यादा धूप में रहना है, इसलिए उनकी बॉडी ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करती है। जो ह्यूमन बींग्स थोड़े से ठंडे इलाकों में रहते हैं, ऐसे कंट्रीज में रहते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, उनका जो स्किन टोन होता है वो थोड़ा व्हाइटिश होता है। उसका कारण यह है कि उनके अंदर मेलेनिन पिगमेंट की अमाउंट कम होती है। मेलेनिन पिगमेंट हमारे लिए बहुत ही फायदे का है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को डिसिपेट कर देता है और हमें स्किन कैंसर से बचाता है। इसी वजह से जो डार्क कंप्लेक्शन होता है, जिनकी स्किन का कलर डार्क होता है, उनके अंदर स्किन कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं कंपेयर टू दोज हु हैव फेयर कंप्लेक्शन। तो ये हो गए शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। इसके बाद में हम स्टडी करते हैं लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन जो होती है, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे टाइम तक रहने वाली या टिकने वाली, ये परमानेंट होती हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद बनते हैं। यानी कि ये एक बार अगर ये चेंज आ जाते हैं तो फिर ये परमानेंट हो जाते हैं और ये एकदम से भी नहीं आते। ऐसा नहीं होता कि 1 महीने के लिए आएंगे, 2 महीने बाद फिर डिसअपियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये जो चेंजेस एक बार आते हैं, इनके आने के पीछे भी काफ़ी लंबा टाइम लगता है इनको बनने के लिए, और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी कि ये हेरिटेबल हो जाते हैं। यानी कि ये एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग एक लिविंग इंडिविजुअल के अंदर कुछ चेंजेज आ जाते हैं जो कि बाद में पूरी तरह से हेरिटेबल हो जाते हैं, यानी कि एक जनरेशन अगली जनरेशन में उनको ट्रांसफर करती रहती है। इसके 2 एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं बीक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट बर्ड्स का, यानी कि कुछ बर्ड्स हम देखेंगे, 2 बर्ड्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहला एग्जाम्पल लेंगे हम पैरट का, दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे होक का। पैरट यानी कि तोता, होक यानी कि बाज। तो इनकी जो बीक होती है, यानी कि जो चोंच होती है, वो दोनों की चोंच का जो शेप और साइज होता है वो डिफरेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो चोंच आप देख रहे हैं ये पैरट की है। और पैरट का फूड आप जानते होंगे, पैरट क्या खाता है। पैरट नट्स वगैरह खाता है, हार्ड सब्सटेंसेस, हार्ड फूड चीज़ों को ये तोड़ सकता है, नट्स को क्रैक कर सकता है, इसलिए इसकी जो बीक की शेप है वो हार्ड होती है। और यहाँ पर आप देखें, अगर होक की जो बीक होती है ये छोटी होती है लेकिन बहुत ही पैनी होती है, बहुत ही शार्प होती है, क्योंकि इसको मीट को टीयर करना है। तो ये डिपेंड कर रहा है दोनों की फूड हैबिट्स पर। इन दोनों लिविंग बींग्स का, इन दोनों एनिमल्स का, दोनों बर्ड्स का जो फूड है वो अलग अलग टाइप का है और उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो बीक की स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो चुकी है। अब इनके आने वाली जितनी भी जनरेशन्स होती है उनमें बीक की स्ट्रक्चर इसी तरह की होती है। दोनों की जो बीक की स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो चेंज है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आया है, यानी कि उनकी जो फीडिंग हैबिट्स है उनके बेसिस पर आया है, और ये जो चेंज है अब ये परमानेंट हो गया है। तो ये एक लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है। एक और एग्जाम्पल हम लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन का लेते हैं, पंजों का साइज का एग्जाम्पल हम लेते हैं। जो पंजे होते हैं वुड पैकर में और जो पंजे होते हैं ईगल में, इन दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें डिफरेंट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ईगल के जो पंजे हैं, ये ईगल हवा में उड़ता है, आसमान में उड़ता है और छोटे छोटे बर्ड्स को उठा के ले जाता है। तो जो इसके पंजे होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और दूसरे एनिमल्स को पकड़ने के लिए, मछलियों को जो पानी से उठाता है उनको पकड़ने के लिए मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उस हिसाब से अडेप्टेड होते हैं। जो वुड पैकर है
इसके पंजे आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही वाइड हैं और ये एडेप्टेड हैं ट्रीज पर चढ़ने के लिए, यानी कि ये ज्यादातर जो वुड पैकर होता है, छोटा सा ये बर्ड है और ये क्लाइंबिंग करता है, ट्रीज के ऊपर इधर उधर चढ़ता रहता है। तो जो इसके पंजे हैं ये एडेप्टेड हैं इसके इस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, और ईगल के जो पंजे हैं ये एडेप्टेड हैं ईगल के फंक्शन के लिए। तो इस तरह से ये एडेप्टेशंस इन दोनों बर्ड्स के अंदर आ गई हैं। इनके क्लोज के जो शेप और साइज है वो दोनों का अलग अलग है। इस तरह के एडेप्टेशंस को हम लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं जेनेटिक कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी का मतलब होता है निरंतरता, यानी किसी चीज को कंटिन्यूसली लगातार करते रहना। यहाँ पर टर्म जेनेटिक कंटिन्यूटी यूज किया गया है। इसका मतलब होता है कि जेनेटिक्स जो है वो कंटिन्यूअस होती हैं। इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डीएनए होता है, यह आप जानते हैं, और डीएनए कंटिन्यूअसली नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो ये जो कंटिन्यूटी है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। इस इमेज में आप 3 इंडिविजुअल्स देख रहे हैं। ये 3 इंडिविजुअल ही नहीं, 3 जनरेशंस हैं। ये पहली जनरेशन है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये जो जेनेटिक कंटिन्यूटी है उसी का ये रिजल्ट है कि जीन्स इससे होकर के इस इंडिविजुअल में गए और इससे फिर इस इंडिविजुअल में पहुंचे। तो ये जो रिप्रोडक्शन के थ्रू जीन्स का ट्रांसफर और डीएनए का ट्रांसफर होता है, ये इसी को हम जेनेटिक कंटिन्यूटी कहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम बात करते हैं वो है रिप्रोडक्शन। क्रिकेट आप देखते हैं, कोई भी मैच आप देखते होंगे उसमें रीप्ले दिखाया जाता है। री होता है फिर से, प्ले मींस दिखाना, यानी कि जब कोई प्लेयर आउट हो जाता है तो एम्पायर डिसीजन नहीं ले पाता है तो रीप्ले देखता है। तो यहाँ पर भी वही है, यानी एक चीज को फिर से बार बार देखना, फिर से उसको देख के कोई डिसीजन लेना। तो यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन है। प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पन्न करना या पैदा करना, री मीन्स होता है बार बार या फिर से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। खुद को नहीं कर सकते लेकिन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरे अपने जैसे इंडिविजुअल्स पैदा कर सकते हैं। इस प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पाया जाता है रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक सर्टेन एज आने के बाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको कभी ना कभी तो मरना ही होता है, डेथ तो निश्चित है, ये तो शाश्वत सत्य है। तो किसी भी वजह से चाहे डेथ होती है, ये किसी बीमारी की वजह से हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, या ऑर्गन फेलियर की वजह से होती है। अब अगर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अंततः मरना ही है तो उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा कौन? अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया गया वो दिया गया रिप्रोडक्शन द्वारा। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अपने जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है। इसी की वजह से आज अर्थ पर ह्यूमन बींग्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन कई टाइप का होता है। जनरली रिप्रोडक्शन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी भी तरह के गेमीट्स नहीं बनते हैं, ना ही उनका फॉर्मेशन होता है, ना ही उनका फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और उनका फ्यूजन होता है, यानी कि स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर गैमेट्स बनते हैं और वे फ्यूज होते हैं। इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे बाइनरी फिशन जो बैक्टीरिया में हो रहा है, इस इमेज में भी आप देख रहे हैं, एक बैक्टीरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद में आता है मल्टीपल फिशन, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से एक से ज्यादा नंबर्स में ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि वो गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रहे हैं, वो फ्यूज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ डिवाइड होकर के नए ऑर्गेनिजम्स उससे बन रहे हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट हो गया, उसके अंदर बर्डिंग होती है, यानी एक इंडिविजुअल से छोटी सी बर्ड सी बन जाती है और उससे नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे गन्ने का एग्जाम्पल आप देखते हैं। गन्ने का जो स्टेम होता है वो एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, उसके स्टेम को काट के खेतों में लगा दिया जाता है और उससे नया इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। तो ये जो सारे के सारे मेथड्स होते हैं एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी आप जानते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी एक इंडिविजुअल मेल होता है, दूसरा इंडिविजुअल फीमेल होता है। मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, फीमेल इंडिविजुअल फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, उनके गैमेट्स फ्यूज होते हैं, उनके फ्यूज होने से नया इंडिविजुअल बनता है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इवोल्यूशन की। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे से होने वाला विकास।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत धीरे धीरे से उनके अंदर उनकी बॉडी में करोड़ों सालों में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, और वो चेंजेस जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे इतने डिफरेंट चेंजेस हो जाते हैं कि अगर हम कंपेयर करें जो बिगिनिंग में लिविंग इंडिविजुअल था और जो बाद में इंडिविजुअल हो जाता है करोड़ों सालों बाद, तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस थे सबसे पहले वो एप लाइक स्पेसीज से इवोल्व होना स्टार्ट हुए थे, और आज हम होमो सेपियंस को देखते हैं। अगर हम दोनों को देखें तो दोनों की जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, बहुत ही चेंज हो चुकी है। अब ये चेंज आता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के बाद में, जो वेरिएशंस आती हैं धीरे धीरे चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। एक एनवायरनमेंट में चेंज आया, उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल ने अपने आप को भी चेंज किया, और इस तरह से बहुत सारी वेरिएशंस उनके अंदर हो जाती हैं, और वो सारी की सारी वेरिएशंस जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी कि इकट्ठा हो जाती हैं, और धीरे धीरे बहुत सारी वेरिएशन जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाती हैं तो वो अपनी बेसिक स्पेसीज जिससे उसने इवोल्व होना स्टार्ट किया था उससे बहुत ही डिफरेंट उसके फीचर्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही इवोल्यूशन कहते हैं। ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये एकदम से नहीं होता, बहुत ही सालों इसमें लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इसमें लगते हैं। जितने भी एडवांस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के सभी इवोल्व करते हैं। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप और अच्छे से इसको समझ सकें। हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। बैक्टीरिया आप जानते होंगे, बैक्टीरिया इन्फेक्शियस एजेंट है और इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अब इसके इन्फेक्शन को कम करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं, ये भी आप जानते होंगे। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो एक बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चरल प्लेट में रखा हुआ था और वहां पर उन्होंने एक फंगस को भी रखा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जिस कल्चरल प्लेट के जिस हिस्से में मैंने फंगस को रखा हुआ है उस हिस्से में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये जो फंगस है ये कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रहा है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई। जो फंगस वहां पे रखा हुआ था उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगस से कुछ सब्सटेंस सेक्रीट हो रहे थे जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक रहे थे। जो सब्सटेंस उस फंगस से सेक्रीट हो रहा था, यानी पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है, वो जो सब्सटेंस रिलीज कर रहा था उसको कहा गया पेनिसिलिन, और उसको यूज किया गया बैक्टीरिया के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम करने के लिए। इसीलिए उस सब्सटेंस को यानी पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक्स कहा गया। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हो गई। फ्लेमिंग के डिस्कवर करने से पहले भी एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते थे। एक कंट्री है इजिप्ट या मिस्र, अरब एक कंट्री है। वहां पर क्या होता था, जब किसी इंडिविजुअल को कोई इन्फेक्शन हो जाता था, कहीं चोट लग जाती थी, उसका जो जख्म होता था उसके इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने के लिए वो लोग क्या करते थे, वो उसके ऊपर ब्रेड लगा देते थे, यानी जो रोटी सड़ी हुई होती थी जिसके ऊपर फंजाई लग गई होती थी, मोल्डी जो ब्रेड होती थी उसके वाउंड के ऊपर वो उसको रख देते थे। अब उन लोगों को तो पता नहीं था कि ये सड़ी हुई रोटी इन्फेक्शन को कैसे कम कर रही है, लेकिन वो जो सड़ी हुई रोटी थी उसके ऊपर फंजाई ग्रो कर जाती थी, और फंजाई ग्रो करने के बाद में एंटीबायोटिक्स यानी पेनिसिलिन रिलीज करती थी, और वो पेनिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोक देती थी। तो ये कहानी हमने सुनाई आपको बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स की। अब इसका इवोल्यूशन से डायरेक्ट संबंध इस तरह से है कि जो बैक्टीरिया होता है, जब स्टार्टिंग में किसी इंडिविजुअल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था तो उसको एंटीबायोटिक्स की डोज दी जाती थी। वो बहुत ही हल्की सी डोज दे देते हैं डॉक्टर, उसी से काम चल जाता था, यानी कि 50 mg की एंटीबायोटिक दे दी तो उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाता था। और आज की बात करें तो 650 mg 1000 mg तक की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कई बार, तब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बैक्टीरिया जो 50 mg यानी 50 मिलीग्राम की डोज से मर रहा था, आज वो 1000 मिलीग्राम की डोज से भी नहीं बन रहा है? उसका कारण है कि बैक्टीरिया अपने आप को इवोल्व कर चुका है, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप क्यों हुआ ये आप जानते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस की वजह से। आपने टीवी के ऐड में देखा होगा कि जब दिखाता है कि ये हमारे 99.9 कीटाणु यानी कुछ कीटाणु बच जाते हैं जो जेनेटिकली चेंज होते हैं या जिनके अंदर वेरिएशंस होते हैं, उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है। अब वही बैक्टीरिया जब डिवाइड होते हैं तो वो ट्रांसफर करते हैं अपने अंदर प्रेजेंट जीन्स को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है वो रेसिस्टेंट होता है, जो भी उसके ऊपर सब्सटेंस यूज किया जा रहा है उसका उसके ऊपर असर कम होता है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया ने डेवलप कर ली है, जो कि इवोल्यूशन का एक जीता जागता उदाहरण है, जो कि बहुत ही थोड़े समय में हुआ है। इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नहीं लगे हैं। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी जब से हुई है उसमें 100-200 साल लगभग हुए होंगे,
तब से अभी तक बैक्टीरिया इतना इवोल्व हो चुका है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट बैक्टीरिया का रेसिस्टेंस है या डेवलपमेंट है, इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो हमने इवोल्यूशन को समझ लिया है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, एक लिविंग बींग्स धीरे धीरे अपने आप को विकसित कर लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डेथ। इसके बारे में तो बात ही करने कोई फायदा नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। इट इज द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ, यानी एक किसी भी इंडिविजुअल की जो फंक्शनल लाइफ है, सारे फंक्शंस वो कर रहा है, वो खत्म हो जाते हैं, तब उसकी डेथ हो जाती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कभी न कभी सभी को मरना होता है, उनकी डेथ हो जाती है। आइए अब आज के वीडियो लेक्चर को हम समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था एडेप्टेशंस को। एडेप्टेशंस का मतलब हमने समझा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेते हैं, उनकी इस कैपेबिलिटी को हम एडेप्टेशंस कहते हैं। ये दो तरह की होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, यानी कुछ एडेप्टेशंस लंबे टाइम के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, कुछ बहुत थोड़े टाइम के लिए रहती हैं, टेम्परेरी होती हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा जेनेटिक कंटिन्यूटी, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो उसको ट्रांसफर करते हैं अगली जनरेशन में, और इसी तरह से जनरेशन से जनरेशन जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे बढ़ता रहता है। इस प्रोसेस को जेनेटिक कंटिन्यूटी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक कंटिन्यूटी होती है, नॉन लिविंग बींग्स के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर किसी भी तरह की जेनेटिक कंटिन्यूटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पैदा करने की क्षमता उनके अंदर होती है। ये दो टाइप का मेनली होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसके बाद में हमने समझा इवोल्यूशन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है धीरे धीरे करके उनमें डेवलपमेंट या विकास होना स्टार्ट होता है, और वो कंटिन्यूसली इवोल्व होते रहते हैं, अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, और उनकी जो फॉर्म्स होती हैं वो चेंज होती रहती है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। सबसे लास्ट में हमने पढ़ा डेथ, टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ, यानी किसी इंडिविजुअल की डेथ होना निश्चित है, उसकी जो फंक्शनल लाइफ होती है, लाइफ के जो फंक्शंस होते हैं, जब वो होना बंद हो जाते हैं तब उसकी डेथ मानी जाती है। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर समझाई, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की, अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।